नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलाकांत पांडे और एक बार मैं दोबारा आपके सामने मुखातिब हूँ। लेकिन आज जो मैं कहानी लेकर के आया हूँ वो बड़ी विचित्र कहानी है, बड़ी अलहाइदा कहानी है। ऐसी कहानी आमतौर पे सुनने को मिलती नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिन्होंने कहा है कि जो वास्तविक ज़िंदगी है वो कहानियों से ज़्यादा चर्चित है, वो कहानियों से ज़्यादा अलग है। मेरे को कभी इस बात का भरोसा नहीं था। मेरे को लगता था यार ऐसे कैसे हो सकता है कि जो फिक्शन है वो जो हमारी असल की ज़िंदगी है उससे ज़्यादा बड़ा होगा, उससे कम नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा तब तक मैंने जाना, ऐसा तब तक मैंने सोचा जब तक मैं अली सिकंदर के संपर्क में नहीं आया। अली सिकंदर, जिनको दुनिया जिगर मुरादाबादी के नाम से जानती है। अगर कभी भी आपके जीवन में आपको बॉलीवुड जैसी कोई कहानी पढ़नी है जो बॉलीवुड नहीं है तो आप जिगर मुरादाबादी के बारे में जानें। अलग दुनिया है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान मरता है। प्रसिद्धि है, शोहरत है, दिमाग है, शायरी है, गज़ल है, नस्म है। ये इस पूरी दुनिया में दूसरे ऐसे आदमी हैं अल्लामा इकबाल को छोड़ करके जिनको ऑनरी डिलीट दी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। इतना बड़ा आदमी, लेकिन इसके जीवन को अगर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इन्होंने वो सारे काम किए जो हम सब करते हैं, लेकिन उससे आगे निकल गए। इनका जन्म 1890 में मुरादाबाद में हुआ। इनके जो वंशज थे, जो पूर्वज थे, वो एक ज़माने में शाहजहाँ के उस्ताद हुआ करते थे, उनको सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। समय गुजरता गया, मुरादाबाद में आके लोग बस गए। जब इनका जन्म हुआ तब इनके घर की जो माली हालत थी वो शायद उतनी बढ़िया ना थी। कुछ दिन तो उन्होंने पढ़ाई करी, उसके बाद ये आगे बढ़ गए लाइफ में। इन्होंने कहा कि अगर मेरे को शायरी करनी है और पढ़ाई करनी है, दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ नहीं चल सकती हैं। या तो शायरी करूंगा या तो पढ़ाई करूंगा। तो उन्होंने अंतोगत्वा यह निर्णय ले लिया कि मेरे को शायरी करनी है, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी। पिताजी का इंतकाल हो गया था जब वो छोटे थे। तो जीवन जो है इनका आरंभिक बड़ा संघर्ष में गुजरा। वहाँ पे एक जो उनका स्टेशन था मुरादाबाद का, वहाँ पे ये ग्लासेस बेचते थे। ये ग्लासेस ये वहाँ पे जाकर के बेचा करते थे, पैसा मिलता था। लेकिन इनका जो मिजाज था वो बड़ा आशिकाना था, इश्की था, आशिकी वाला मिजाज था। ये हुस्न परस्त थे। मोहब्बतें इनको हर दिन ये मोहब्बतों में थे। लेकिन कुछ इनकी मोहब्बतें नाकाम हुई और कुछ इन्होंने डिसीजंस गलत लिए। जिगर मुरादाबादी की कहानी एक विलक्षण कहानी, ऐसी कहानी जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ना, ये नहीं हो सकता, ये हटाओ, ये सब फालतू वाली बात है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, अब ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। ये वैसी कहानी है। तो आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जिगर मुरादाबादी एक बार आगरा गए। आगरा पास है मुरादाबाद के, और वहाँ पे उन्होंने रोशन को देखा। रोशन जो थी वो एक आला सरकारी अफसर की लड़की थी और सुंदर थी। और जैसे कहा जाता है कि दोनों तरफ आग बराबर की लगी थी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। समय गुजरता गया। शायद ये बात उनके घर वालों को समझ में नहीं आई कि भाई एक शायर कैसे हमारी लड़की से मोहब्बत कर सकता है। अब वो ऊंच नीच की बात होती थी। उन्होंने कहा भाई शायर है या मौसीकार है या मुसव्विर है, गज़ल कहता है, गज़ल लिखता है, वो कहाँ से पैसा बनाएगा। और हम इतने आला अफसर, हम इतने बड़े आदमी, और ये जो लड़का है ये गज़ल लिखता है, हमारी लड़की को कैसे देखेगा ये। उन्होंने मना कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए बेताब परेशान। तो इन्होंने कहा भाई ऐसे जीवन कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा चलो हम भाग करके कहीं ऐसी जगह चलते हैं और वो हमारी मदद करेंगे, हमारा निकाह पढ़वाएंगे, जो भी होगा, जो हमें समझें। तो हमारे मर्म को कौन समझेगा? जो शायर है। शायर को तो शायर ही समझेगा। तो वहाँ पे एक रियाज खैराबादी नाम के एक शायर होते थे, बड़े शायर, अपनी अहद के काफ़ी बड़े शायर। वो इनको जानते थे। तो इन्होंने कहा भाई चलो उसके पास हम चलते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, शायद वो समझे। ये दोनों लोग जो है रियाज खैराबादी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हमें अपने यहाँ पनाह दें। 2-3 दिन के अंदर ही रियाज साहब को पता चल गया कि ये जो मामला है ये ऐसा है नहीं जैसा लग रहा है, इसमें कुछ और भी है। तो उन्होंने इन दोनों को समझाया बुझाया, कहा देखो ऐसा है प्रभु, अपने घर जाओ, लड़की को अपने घर छोड़ो, ये शादी आपकी होगी नहीं और आप ज़बरदस्ती समस्या में पड़ रहे हो।
तो जब इन लोगों को ये पता चला तो इन्होंने कहा यहाँ दाल गलेगी नहीं, तो अब यहाँ से कहाँ जाएं, सोचने लगे दोनों। फिर ये हुआ कि भाई चलो यहाँ से मुरादाबाद चलो, हमारा शहर है, अपना घर है, हम जानते हैं। तो जब इन लोग मुरादाबाद पहुँचे तो वहाँ पे भी इनको खोजना था किसी आदमी को जो इनकी हेल्प कर सके। वहाँ पे ये पहुँचे एसएम अकील के घर में। अब एसएम अकील के पास जब ये गए तो इनको लगा कि भाई हमें तो कोई फरिश्ता मिल गया है। इतने अच्छे से एसएम अकील ने इनको रखा, इनकी हौसला अफजाई करी, बड़ी गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया, खैर मकदम किया। लेकिन जब एसएम अकील ने रोशन को देखा तो उसके ऊपर लट्टू हो गए। तो ऊपर से तो वो ये बात बताते थे कि हाँ भाई हम जो हैं वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो रोशन को अपनी तरफ रिझाने की, लुभाने की कोशिश करने लगे और रोशन उसको रेजिस्ट कर रही थी। तो एक दिन जब ये बड़ा परेशान हो गए तो उन्होंने उठा करके आगरा में रोशन के परिवार वालों को खत लिख दिया कि भैया आपकी जो लड़की है उसको एक लड़का भगा करके हमारे घर में रुका है, आप आइए और लेके जाए। तो जब वहाँ पे खत पहुँचा तो उनके फादर ने रोशन के बड़े भाई को मुरादाबाद भेज दिया कि आप मुरादाबाद जाओ, बहन को लेकर आओ। और इधर रोशन के भाई मुरादाबाद पहुंचते हैं और उधर अकील साहब थाने को फ़ोन करते हैं, जो स्थानीय थाना है, जो लोकल पुलिस स्टेशन है। वो कहते हैं भाई एक लड़का जो है एक लड़की को भगा के लाया है और जो लड़की है आला अफसर की लड़की है, सरकारी मुलाजिम की लड़की है आगरा के, आप आइए और ये जो किडनैपर है इसको पकड़ के लेके जाइए। तो ये दोनों एक साथ आते हैं, लड़की अपने भाई से मिलती है, थाने से दरोगा आता है और जिगर मुरादाबादी को पकड़ के थाने लेके चला जाता है। अब ये कहते हैं उसके भाई से कि भैया रुक जाओ, ऐसे वकील साहब कि 3-4 दिन रुको यहाँ पे। अब 3-4 दिन के बाद वो कहते हैं कि भाई हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो आपकी लड़की है या जो आपकी बहन है वो प्रेग्नेंट है पेट से, कैसे जाएंगे आप आगरा, क्या बोलेंगे। देखिए किस तरीके से ट्विस्ट आ रहे हैं कहानी में, कहानी देखिए किस तरीके से बदल रही है, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। बॉलीवुड है ये, हॉलीवुड है। तो भाई घबरा गया। वो जमाना आप बताइए कब का, 100 साल पहले। कहा महाराज आप ही बताइए अब इसका क्या सोल्यूशन है। कहते देखो भाई तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए, मात्र आपके लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास में कि तुम कहो और अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं निकाह पढ़ लूँ इससे। अब भाई बेचारा इधर कुआ उधर खाई की परिस्थिति में था, उसने कहा भाई ठीक है कर लें। अब ऐसे वकील साहब ने रोशन से निकाह कर लिया। बताइए, ये है जिंदगी, ये है जीवन, कब पलट जाए कुछ नहीं पता। अब 2-3 महीने गुजरे और ये जो हैं हमारे मुरादाबादी साहब, इनको थाने से रिहा किया गया। जब ये बाहर निकले इनको पता चला, विस्फोट हुआ इनके दिमाग में कि भैया वो जो रोशन है जिसको तुम भगा के लाए उसकी तो निकाह हो गया, शादी हो गई, इन्होंने निकाह पढ़ लिया ऐसे वकील साहब ने। और ये पागल हो गए, ये पागल हो गए, ये दारू पीने लगे, शराब पीने लगे, सिर मार दिया इन्होंने उठा करके दीवार में। उन्होंने कहा कैसे संभव है कि जिसको मैं इतना चाहता हूं, इतना प्यार करता हूं, किसी और के साथ। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रात दिन नशे में धुत। लेकिन तब तक ये बहुत बड़े शायर हो चुके थे। तो ये उसी शराब के नशे में, उसी अल्कोहल के नशे में इनको मंच पे लेके जाया जाता था। अचकन खुली हुई है, 4-5 बटन खुले हुए हैं और वहाँ पे इनसे कहा जाता था पढ़िए, वहाँ पे अपनी गज़लें पढ़ते थे। इधर बीच जो रोशन है जिसकी शादी ऐसे वकील से हुई थी, कुछ दिन तो वो रही, कुछ साल रही। एक दिन बड़े नरम तरीके से, अच्छा ये बात अलग है कि अकील साहब ने शादी तो कर ली रोशन से, रोशन का दिल नहीं जीत पाए। रोशन का दिल अभी भी जिगर साहब के पास था। तो एक दिन रोशन ने इनको बुलाया अकील साहब को, बड़े नरम लहजे में उनसे कहा कि देखिए मेरे को ना बड़ा एक मन कर रहा है कि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर जाऊं, तो आप मेरे को जाने की इजाज़त दें। बड़ा उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की अकील साहब ने, लेकिन वो ना मानी। तो फिर अकील साहब ने एक शर्त रखी। अकील साहब ने कहा देखो भाई शर्त ये है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन कैसे भी, किसी भी तरीके से ये बात जिगर साहब को नहीं पता लगनी चाहिए। उन्होंने हामी भरी और वो अजमेर चली गई। कहा जाता है कि कुछ दिन के बाद उनका वहाँ पे इंतकाल हो गया
और इस तरीके से जिगर साहब की ज़िंदगी का एक बड़ा ही दुखद पन्ना फट गया और एक एपिसोड का समापन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था इनके जीवन में औरतें नहीं आई। इन्होंने एक और निकाह किया। एक वहीदन नाम की तवाइफ थी आगरा की, उनके प्रेम में पड़ गए, उनके साथ शादी कर ली। बाद में पता चला कि भाई दोनों के जो विचार हैं वो बड़े भिन्न हैं, तो उनसे तलाक लिया। एक दिन कोई इनको उठा करके मैनपुरी ले गया। मैनपुरी में एक और बहुत बड़ी गायिका थी जिनका नाम शीराजन था। ये शीराजन की मोहब्बत में पड़ गए, उनके साथ भी उन्होंने शादी कर ली। एक दिन पता चला कि जो शीराजन की जो ठसक है वो बाजारू ठसक है, और ये बेचारे दिल के पाक साफ, इनको घरेलू कोई लड़की चाहिए थी, और शीराजन जो थी वो अलग रास्ते पे चल रही थी। अंतोगत्वा ये जो प्रेम प्रसंग था इसका भी वही नतीजा हुआ। अच्छा, लेकिन इनके साथ इतने सालों में, इन सब परिस्थितियों में एक आदमी जुड़ा हुआ था जिसका नाम है असगर गोंडवी। अब इस कहानी में इस मुख्य पात्र की धमाकेदार एंट्री होती है। असगर गोंडवी इनसे कहते हैं कि ऐसा है, गोंडा चलो। अब गोंडा जो है वो गोरखपुर के बगल का एक छोटा सा शहर है। ये वहां पे गोंडा लेकर के चले जाते हैं इनको, और वहां पे इनकी जो बीवी हैं असगर गोंडवी की, इनकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है नसीमा। तो ये दोनों मियाँ बीवी बैठ के सोचते हैं कि भाई ये इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शायर, मन का इतना साफ, इसके अंदर एक ऐब है कि ये शराब पीता है, इसको इतने लोगों से मोहब्बत हुई, सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया। अगर इसकी शादी हम नसीमा से करा दें तो इसकी ज़िंदगी में एक स्थायित्व आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये बात उन दोनों को बड़ी जचती है। इस बात को लेकर के वो जिगर साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये हम देखिए आपके सामने प्रपोजल लाए हैं। जिगर साहब मान जाते हैं। उनको भी लगता है कि भाई इतने सुसंस्कृत, इतने बढ़िया घर की लड़की अगर हमारे जीवन में आएगी तो मेरे जीवन को ठीक कर देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी तो हो जाती है, लेकिन जो शराब है वो इनको छोड़ती नहीं। शराब ये लगातार पीते रहते हैं। बड़ी बार इनको बताया जाता है कि भैया तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो शराब पी के। कहते हैं ना, सब ठीक है। घर में मियाँ बीवी के बीच दंगे होते हैं, मियाँ बीवी के बीच झगड़े होते हैं। असगर साहब जिनको ये बहुत मानते थे, सुफियाना किस्म के असगर साहब थे। और ये कहा जाता है कि जिगर साहब जब बहुत परेशान हो जाते थे तो असगर साहब के घर जाते थे, वहीं से इनको सुकून मिलता था, राहत मिलती थी। जब झगड़े बहुत बढ़ गए, शराब इनकी छूट नहीं रही थी, तो एक दिन सब लोगों की बैठक हुई और इनसे कहा गया कि देखिए आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक तरफ शराब है, एक तरफ नसीम है, आप शराब या नसीम में से एक को ले लें। जिगर साहब ने शराब को चुना। नसीम और जिगर साहब का तलाक हो गया। अब असगर गोंडवी और उनकी जो पत्नी है वो इस बात को लेकर के बड़े शर्मिंदा थे, बड़े परेशान थे कि हमारे कारण नसीम की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस गिल्ट ने उनको न कभी दिन में चैन दिया, न कभी रात में चैन दिया। अंदर ही अंदर ये गिल्ट उनको खाने लगा और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे कारण नसीम का जीवन यहाँ तक है और अगर हम उसके दोषी हैं तो हमारी सजा ये है कि हम दोनों भी साथ ना रहें। जिस तरीके से नसीम का जीवन बर्बाद हुआ है उसी तरीके से हमारा जीवन भी बर्बाद हो। और असगर गोंडवी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। और चूंकि उनके अंदर ये अपराध बोध बड़ा प्रबल था कि मैंने क्या कर डाला अपनी साली के साथ, और उनकी पत्नी के अंदर भी अपराध बोध बड़ा प्रबल था कि मैंने क्या कर डाला अपनी बहन के साथ, दोनों ने यह निर्णय लिया कि असगर गोंडवी का विवाह नसीमा के साथ कर दिया जाए। नसीम के साथ असगर गोंडवी का निकाह पढ़ा दिया गया। जब यह खबर जिगर साहब के पास पहुंची तो वो टूट चुके थे, बड़ा परेशान थे वो। लेकिन शराब उन्होंने तभी भी नहीं छोड़ी। कुछ
ज़्यादा ही पीने लगे। लेकिन जब भी उनको मौका लगता था वो असगर गोंडवी के घर जाते थे, वहाँ पे उनको सुकून मिलता था, उनको रूह का। उनकी शादी तो हो गई, लेकिन असगर गोंडवी को ये बात पता थी कि फितरती तौर पे, ज़हनी तौर पे जिगर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने एक वसीयत करी और वसीयत में यह लिखा कि अगर जिगर साहब शराब पीना छोड़ देते हैं तो नसीब उनसे दोबारा निकाह कर सकती है। जब जिगर साहब को यह बात पता चली तो वो दंग रह गए, बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि कैसे संभव है कि एक ऐसा इंसान जिसको मैंने इतनी तकलीफ दी है आज भी मेरे बारे में केवल बढ़िया सोच रहा है, शुभ सोच रहा है। इनके जीवन में एक जबरदस्त चेंज आया, जीवन पलटा दिया इन्होंने। जो ऐसे चला करते थे अब उन्होंने पूरी जीवन के राह को मोड़ दिया। इसी बीच असगर साहब का निधन हो गया, इंतकाल हो गया और मुरादाबादी साहब ने शराब छोड़ दी और इन्होंने दोबारा नसीम से शादी करी। तो ये कहानी है जिगर मुरादाबादी की, अद्भुत, अचंभित, अकल्पनीय, समझ से, सोच से सबसे परे। और जाने के पहले इनका एक शेर है जो बड़ा मकबूल है, बड़ा महबूब है, जगह जगह पे लिखा है। मैं वो आपको सुना के आपसे विदा लेता हूँ कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को सुना। आपका दिन शुभ हो एंड बहुत ही शीघ्र एक नए कहानी, एक नए जज्बे को लेकर के मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।